सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट है आपके पास, वो प्रोजेक्ट की कॉपी आपको रखनी है। सबसे पहला हम लोग यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, अरिहंत इंडस्ट्रीज। ओके, और यहाँ पर सुखेर लिख देता हूँ मैं साथ में, और एड्रेस इसका है सुखेर, उदयपुर, और कंट्री इंडिया। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में आपको राजस्थान लेना है, स्टेट जरूर लेना है। जब भी आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें जीएसटी का वर्क हो, तो आपको वहां पर स्टेट जरूर लेना है, ध्यान देना। जीएसटी अगर है तो डेफिनेटली यू हैव टू सेलेक्ट स्टेट एज वेल एज, अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी में है तो वो यूटी आपको लेना है। आप अगर सबसे लेटेस्ट रिलीज अगर आप टैली का इंस्टॉल करेंगे तो आपको इसमें बिल्कुल आपको सारे के सारे जो इंडिया में स्टेट और यूनियन टेरिटरी वो सारे यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो आप जो भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी यहाँ से पिक करेंगे वो स्टेट आपको, आप देखिए यहाँ लद्दाख भी है आपको, क्योंकि अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट टैली का रिलीज यूज करेंगे तो आपको जो नए अभी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर हुआ लद्दाख, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। अदरवाइज अगर आप टैली का पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, क्योंकि ERP9 आपको 2017 से ही यहाँ पर अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? ठीक है, तो जैसे 2017 से टैली ERP9 में आपको बेसिकली जीएसटी आ चुका है। तो टैली के जितने भी वर्जन इससे पहले 2017 जुलाई से जितने भी वर्जन टैली के आए हैं, रिलीज आए हैं, उन सब में आपको जीएसटी, उन सब में आपको सारी चीजें मिलेगी। लेकिन जैसे 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 गवर्नमेंट ने अपडेट्स किए हैं जीएसटी में, जो अपडेशन हुए, अब तक 40 मीटिंग जीएसटी काउंसिल की हो चुकी है। तो इन सारे के सारे 40 मीटिंग के अंदर जितने भी फैसले लिए गए और जो जो भी बदलाव किए गए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जितने भी हुए, जैसे नए जो यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर हुए जम्मू एंड लद्दाख, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जितने भी हुए, वो अमेंडमेंट्स अभी आपको टैली के सबसे लेटेस्ट रिलीज पर ही हमेशा काम करना है। आज आप पढ़ रहे हो जून 2020 में, तो आपको आज जो भी लेटेस्ट रिलीज है वो पढ़ना है, ताकि अब तक के जितने भी अमेंडमेंट्स है वो सारे कवर हो। और अगर भविष्य में अगर कोई नया अमेंडमेंट होता है तो आपको उस वक्त का नया रिलीज यूज करना है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज पढ़ने से आपको ये एक फायदा मिलने वाला है, राइट। तो अब अपन बात करते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर राजस्थान ले लेता हूँ, जो मैं प्रोजेक्ट आपको यहाँ कराने जा रहा हूँ। तो मैंने स्टेट स्टेट की अहमियत बहुत है एक्चुअली में, जब आप जीएसटी का काम करेंगे तो आपको बहुत सारी स्टेट की यहाँ पर अहमियत नजर आएगी। ठीक है, पिन कोड अपन ले लेते हैं यहाँ का उदयपुर का। ठीक है, फोन नंबर हम कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई, जैसे आपको यहाँ पर फोन नंबर अपन ले लेते हैं 0294245067 ठीक है। और बाकी सारी चीजें आप वैसे डाल सकते हो, मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पर। और फाइनेंशियल ईयर अगर आप प्रोजेक्ट को देखें तो प्रोजेक्ट में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2017 के ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो 2017 के अगर ये ट्रांजेक्शन बता रहे हैं तो अपने को फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2017 लेना है। और बुक बिगिनिंग इन्होंने बता रखा है कि जो अरिहंत इंडस्ट्री है सुखेर में इज रनिंग अ होम अप्लायंसेज स्टोर, और कंपनी का जो स्टार्टिंग हुआ है वो 1 जून से हुआ है, तो 1 जून बुक बिगिनिंग हो जाएगा। ठीक है, 2017। उसके बाद अपन बात करें अगर, तो प्लीज अब बीच में आप मैसेज ना करें। किसी को अगर मेरी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है तो वो उसके पर्सनल मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, क्लास का टाइम डिस्टर्ब हो रहा है। सारे लोगों को टेक्निकल इश्यू कुछ भी नहीं है, अभी सारी प्रॉपर क्लास चल रही है। आपके मोबाइल में कोई इश्यू होगा, दैट्स वाई आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, सो प्लीज अब क्लासेस अपन कंटिन्यू करते हैं। तो
यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है कि फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल ही रहने वाला है, जबकि बुक बिगिनिंग आपका जहां से आपकी बुक्स स्टार्ट हो रही है वो होगा, राइट। तो बुक बिगिनिंग आपका 1 जून 2017 करना है आपको। और इसके अलावा इन्होंने देखिए सेकंड वाले पॉइंट में आप अगर अपना आपके पास अगर प्रोजेक्ट है तो सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला है कि आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन भी डालना है इस कंपनी में। तो जैसे इन्होंने बोला है कि आपको सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड यूज करना है। तो देखिए टैली में देयर आर टू टाइप ऑफ पासवर्ड, टैली वोल्ट पासवर्ड और सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड। मैंने एक क्लास में ये दोनों पासवर्ड के पूरा प्रैक्टिकल सेशन आपको दिया था, एक क्लास मैंने ली थी जिसमें दोनों की दोनों क्लासेस मैंने बताई थी। टैली वोल्ट पासवर्ड क्या करता है, आपका जो कंपनी सिलेक्शन स्क्रीन होता है उसमें आपकी कंपनी की पूरी आइडेंटिटी को हाइड कर देता है, यानी आपके जो कंपनी का जो नेम और फाइनेंशियल ईयर है उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कोई भी व्यक्ति आपकी कंपनी के नाम और फाइनेंशियल ईयर से आपकी कंपनी को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता। वो कंपनी के जो जो आपका जो फोल्डर कोड होता है जो 5 डिजिट का, उससे ही आप अपनी कंपनी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो दिस पासवर्ड इज डबल प्रोटेक्शन कि आपकी आइडेंटिटी को भी हाइड करता है एज वेल एज इस पासवर्ड को दिए बगैर आप टैली को ओपन नहीं कर सकते। उसी तरह से सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड भी डबल प्रोटेक्शन ही है, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी को हाइड नहीं करता है, बल्कि ये डबल पासवर्ड प्रोटेक्शन इस तरह से कि आपको इसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। जैसे मैं इसको यस कर रहा हूँ, सिक्योरिटी कंट्रोल को यस कर रहा हूँ। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में जैसे इन्होंने बोला है कि आप अपना नाम दे दीजिए, मैंने दिया अरुण, ओके। और पासवर्ड में आप दे दीजिए 123, तो मैंने जैसे 123 दे दिया, वापस 123 दे दिया, रिपीट पासवर्ड, ठीक है। ये मुझे मैसेज भी दे रहा है कि अगर आपने अपना पासवर्ड भूल गए तो आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, याद रखना मतलब आपको, और आप इसे आगे बढ़ते हुए सेव कर दीजिए। सो ये आपको एक कंपनी क्रिएट करना है, अरिहंत इंडस्ट्रीज सुखेर, और पूरा एड्रेस वगैरह डालकर फाइनेंशियल ईयर का आपको ध्यान देना है कि जो प्रोजेक्ट है उसमें 17-18 फाइनेंशियल ईयर लिया गया है। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो बिगिनिंग हो रहा है आपका वो 1 अप्रैल 2017 है, और जो फाइनेंशियल ईयर आपका जो एंड हो रहा है, एंड कभी नहीं डाला जाता टैली के अंदर, सिर्फ बिगिनिंग दिखाया जाता है कि बिगिनिंग कब हो रहा है। और उसके अलावा बुक बिगिनिंग आपकी जो हो रही है वो 1 जून से बुक बिगिनिंग हो रही है। सो आपने ये दे दिया, उसके अलावा आपने सिक्योरिटी कंट्रोल को यस किया और आपने अपना एडमिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है, और आप इसे जैसे ही सेव करेंगे। अब नेम ऑफ यूजर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो नेम ऑफ यूजर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यूजर नेम में आपको वापस वही देना है जो आपने दिया अरुण, और इसमें पासवर्ड में आपको 123 डालना है और सेव करवाना है। तो आप इस तरह से आपने अपनी कंपनी क्रिएट कर ली, अरिहंत इंडस्ट्रीज सुखेर, और आपने उसमें 123 अरुण 123 पासवर्ड डालकर एक आईडी एक एडमिन आपने सिक्योरिटी कंट्रोल बना लिया है। यानी आपकी कंपनी अब कभी भी डायरेक्ट नहीं खुलेगी। जैसे मैं कंपनी को बंद कर रहा हूँ, देखिए बंद करने के लिए साइड में ऑप्शन होता है शट कंपनी, अल्टर F1, शट कंपनी कर दिया आपने। अब जब आप सेलेक्ट करोगे कंपनी को, अब जब भी अब दोबारा अब इस कंपनी में जब जब भी हम काम करेंगे तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए हमारी कंपनी दिख रही है, ये सबसे पहली कंपनी, यानी इस अब पूरे सॉफ्टवेयर में अभी तक ये एक ही कंपनी है। तो इसका जो कोड अलॉट हुआ है वो है 10000, और इसका फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है यहाँ पर। तो सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर एक फोल्डर है पब्लिक, उसमें LERP9 में डेटा फोल्डर में आपकी कंपनी का डेटा है। आप इसको जब एंटर प्रेस करेंगे ओपन करने के लिए तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आपको वही यूजर नेम और वही पासवर्ड डालना है जिससे आप अपनी कंपनी को एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा काम हुआ। देखिए पहला काम था क्रिएट कंपनी, फर्स्ट पॉइंट में तो हमने कंपनी क्रिएट किया। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बता रखा यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, तो हमने वही कंपनी क्रिएशन में सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करके उसमें आईडी और पासवर्ड डाल दिया। अब थर्ड वर्क मुझे ये बता रहा है कि आपको GST-IN नंबर डालना है कंपनी के। यानी ये जो कंपनी है ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, इसने रेगुलर स्कीम ले रखा है, और रेगुलर स्कीम लेने की वजह से आपको सारे ट्रांजेक्शन्स जो टैली में आपको करने पड़ेंगे वो सारे ट्रांजेक्शन्स में आपको GST ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई रजिस्टर्ड फर्म की आप अकाउंटिंग करते हो तो उसकी अकाउंटिंग में आपको टैक्स कंप्लायंसेस का यानी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि नॉर्मल एंट्री नहीं होगी जैसे कि हम करते हैं सेल और परचेज की। इसमें टैक्स इनवॉइसेस बनाने पड़ेंगे हमें, और जो हम टैक्स इनवॉइसेस बनाएंगे उसमें हमें प्रॉपर वे में टैक्स कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। उसके अलावा सारे के सारे रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक उसमें प्रिपेयर होंगे। सो हमें पूरा सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा, और उसकी वजह से हमें देखिए अब देखिए आज के अभी जैसे इस पोजीशन में अगर आप टैली को देखेंगे तो टैली में आपको इस पोजीशन में अगर आप
टैली में कोई भी काम करेंगे तो अभी आपका टैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो टैक्सेशन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, जैसे आपको अब इसके अंदर इस पार्टी को रजिस्टर्ड है ये फर्म, तो इसमें आपको क्या करना है, F11 में जाना है। कभी भी जैसे जीएसटी नंबर डालने किसी भी फर्म के, तो F11 में जाना है। F11 में आप देखिए स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फंक्शन दिख रहा है 3rd नंबर का, तो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाना है, एंटर प्रेस करना है। सभी लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? आप सभी को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? अच्छे से स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ठीक है। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, देखिए वापस बता रहा हूं मैं आपको, गेटवे ऑफ टैली से आपको हमेशा, जैसे ही आपने कंपनी क्रिएट कर दी, आपको गेटवे ऑफ टैली से अगर आपको जीएसटी एप्लीकेबल कराना है तो आपको F11 फीचर्स में स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स में नोटपैड और पेन लेके बैठे। ये सारी चीजें जो न्यू टैली यूजर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स आपको लिखनी होती है ताकि आप वापस प्रैक्टिस कर पाए। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पर एंटर प्रेस करिएगा। इसमें सबसे पहला जो टैक्सेशन है, इसमें देखिए आप सारे के सारे टैक्सेस नजर आएंगे, जीएसटी भी नजर आएगा। अब जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगने वाला टैक्स है, राइट। वेट भी नजर आएगा आपको, वेट, आप कई सारे लोगों का ये भ्रांति है कि वेट खत्म हो गया, नहीं हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर आज भी वेट एप्लीकेबल है, तो वैल्यू एडेड टैक्स का सिस्टम भी आप इसमें कर सकते हैं। एक्साइज भी आपको, सेंट्रल एक्साइज भी आपको नजर आएगा, ये भी अभी भी काफी सारे प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगता है, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स पर आज भी एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है ना। और सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है, सर्विस टैक्स अब हालांकि नहीं लगता है क्योंकि सारे के सारे सर्विसेज जीएसटी में आ गए हैं, कि कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जो कि आज भी एक्टिव है, सर्विस टैक्स अब यूटिलिटी नहीं। टीडीएस और टीसीएस के भी यहाँ पर कंसेप्ट दे रखे हैं, तो ये भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर सारे के सारे जो इंडिया में टैक्सेस है, जो प्राइम टैक्सेस है, जो इंपॉर्टेंट टैक्सेस है, जो कहीं भी किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग को इफेक्ट करते हैं, ये सारे टैक्स सिस्टम आपको टैली के साथ मिलेंगे जुड़े हुए। तो टैली में सारे के सारे टैक्सेस के स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस आप पूरे कर सकते हैं। हमें जीएसटी एक्टिव कराना है तो सबसे पहला ऑप्शन हमें यस करना है, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसे हम यस कर देते हैं। इसके साथ एक डिटेल देखिए, एक ऑप्शन और है, सेट अल्टर्ड जीएसटी डिटेल, इसे भी यस करना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी की पूरी डिटेल हमें यहाँ भरनी पड़ेगी। सबसे पहले स्टेट बता रहा है। अब देखिए भारत में जो जीएसटी है वो पूरा जीएसटी जो है इंडिया में पूरे भारत में लागू होता है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट वाले फंडे पर काम गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई है। लेकिन जो जीएसटी आपको पता हो तो आज भी अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो, राजस्थान पत्रिका फर्स्ट पेज के ऊपर जीएसटी की रिपोर्ट थी कि अभी सरकार ने क्या किया था, जब जीएसटी को लागू किया था केंद्र सरकार ने, तो सारे राज्यों को काउंसिल में, सारे राज्यों को वहां पर तैयार करना जरूरी था क्योंकि जीएसटी से पहले आधे स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लेवी करती थी और आधे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस लेवी करती थी। तो जीएसटी एक कंबाइंड टैक्स सिस्टम है सेंट्रल और स्टेट का। तो ऐसे केस में केंद्र सरकार ने राज्यों को ये एक कमिटमेंट किया था कि आपको हर साल 14% की जीएसटी कलेक्शन यानी रेवेन्यू कलेक्शन में ग्रोथ आपको हम लोग देंगे, 14% की ग्रोथ हर साल आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन अभी कोरोना की वजह से ये जो हमारा लास्ट 3-4 महीने से गवर्नमेंट का जो कलेक्शन हुआ है वो बहुत गिर गया है जीएसटी का। तो स्टेट डिमांड कर रहे हैं कि आपने तो कमिटमेंट किया था ग्रोथ का, तो अभी सेंट्रल ने क्या हवाला दिया कि ये जो कोरोना है ये एक प्रकार की ट्रेजेडी है, ये एक नेचुरल कैलेमिटी है, इस पे तो हमारा भी कोई इसमें रोल है नहीं। तो हम आपको ये जो ग्रोथ कमिट किया था उसमें आप, हमने नेचुरल कैलेमिटी का नहीं बोला था, कोई कोरोना हो रहा है या कहीं कोई भूकंप आ रहा है या कोई ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाती है जैसे बाढ़ आ गई या कोई सुनामी आ गई, तो उस केस में तो अभी गवर्नमेंट भी क्या करे उस केस में। सो आज का ही ये एक हेडिंग था न्यूज़पेपर में, आप लोग पढ़िएगा। तो जीएसटी की सारी न्यूज जो होती है, अपडेट्स, वो सारे पढ़ने चाहिए आप लोगों को ताकि आपको इसका नॉलेज थोड़ा सा बूस्टअप हो और स्ट्रॉन्ग बने। सो जीएसटी एक स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जहां पर आप जिस भी स्टेट में हैं आपका व्यापार, उस स्टेट में आपको जीएसटी नंबर लेने होते हैं, यानी उस स्टेट में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो अगर कोई राजस्थान का व्यापारी तो उसे ऑब्वियस सी बात है कि राजस्थान लेना पड़ेगा यहाँ स्टेट, क्योंकि राजस्थान लेगा और राजस्थान में वो जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करेगा, तो राजस्थान का सेल टैक्स डिपार्टमेंट है वो उसे जीएसटी नंबर अलॉट करेगा और उसका जो जीएसटी नंबर होगा उसको आप देख के ही पहचान सकते हैं कि ये राजस्थान की पार्टी है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि
जो भी लोकेशन है आपका बिजनेस का, जो जो आपका बिजनेस जो भी लोकेशन वाइज आप करते हैं, वो लोकेशन जिस भी स्टेट में होगा आपको जीएसटी नंबर उस स्टेट के लिए लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये भी सोच आती है कि मान लो मेरा बिजनेस राजस्थान में भी है, मेरा बिजनेस पंजाब में भी है, तो क्या मुझे दोनों जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? 100% आपको दोनों जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोविजन नहीं है जीएसटी के अंदर। जीएसटी में आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं, यानी जितने स्टेट में धंधे उतने रजिस्ट्रेशन आपको लेने पड़ेंगे। हाँ, अगर एक स्टेट में 10 बिजनेस है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन से ही काम हो जाएगा, लेकिन अगर 10 स्टेट में 10 बिजनेस है तो आपको 10 जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे। जीएसटी में 10 बिजनेसेस को आपको अलग अलग स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन अलग होता है, सुनना मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ही रजिस्ट्रेशन अलग होता है वो एसएससी ही अलग हो जाता है, राइट? वो डेफर्ड एसएससी माना जाता है, मतलब वो एक प्रकार से अलग टैक्स पेयर बन गया, और उसको सारे के सारे जो कंप्लायंसेस है वो अलग मतलब एक सेपरेट टैक्स पेयर के रूप में कंप्लीट करने पड़ते हैं। यानी देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरा रेस्टोरेंट है एक उदयपुर में और मेरा एक रेस्टोरेंट है अहमदाबाद में, दोनों मेरा एक ही जैसा बिजनेस है, दोनों मेरा ही बिजनेस है, दोनों मेरे ही प्रीमाइसेस है, लेकिन मुझे दोनों जगह पर अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। राजस्थान के प्लेस के लिए मुझे राजस्थान सेल टैक्स डिपार्टमेंट से जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, जबकि गुजरात के लिए मुझे गुजरात सेल टैक्स डिपार्टमेंट से जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। राजस्थान से होने वाली कमाई में राजस्थान गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा, जबकि गुजरात से होने वाली कमाई में गुजरात गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा। आधा गुजरात गवर्नमेंट, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा राजस्थान गवर्नमेंट, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे केस में जब मेरे दोनों रेस्टोरेंट अलग अलग स्टेट में है और दोनों को सेपरेट जीएसटी नंबर लिए, तो दोनों के दोनों मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? दोनों अलग अलग व्यक्ति माने जाएंगे टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में, और दोनों लोगों को अपने सारे के सारे टैक्स कंप्लायंसेस अलग अलग तरीके से मैनेज करने पड़ेंगे और पूरे करने पड़ेंगे। उनको अपनी बुक्स भी अलग रखनी पड़ेगी, उनको अपने रिटर्न्स भी अलग फाइल करने पड़ेंगे, उनको अपना टैक्स भी अलग तरीके से पे करना पड़ेगा। दोनों ही अलग अलग पर्सन बन गए उस केस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। स्टेट बहुत मायने रखेगा कि आप जिस भी फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं वो फर्म कौन से स्टेट में है, वो स्टेट आपको यहाँ लेना होगा। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन टाइप में अगर जीएसटी की बात करें तो जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कंपोजिशन स्कीम, एक होता है रेगुलर स्कीम। कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम में ये फर्क है कि जो कंपोजिशन स्कीम होता है वो छोटा व्यापारी लेता है, जबकि रेगुलर स्कीम जो होता है वो मोस्टली जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है वो सारे रेगुलर स्कीम लेते हैं। सर्विस और गुड्स के केस में दोनों के रूल अलग है। देखिए, सबसे पहली बात है, रेगुलर स्कीम कोई भी ले सकता है, स्वेच्छा से भी ले सकता है। आज अगर कोई मान लो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो चाहे कि मैं रेगुलर स्कीम लूं, तो रेगुलर स्कीम कोई भी ले सकता है। रेगुलर स्कीम ऑप्शनल नहीं है, रेगुलर स्कीम ऑप्शनल नहीं है। रेगुलर स्कीम आप कभी भी वॉलंटरी बेसिस पे भी ले सकते हैं। लेकिन कंपोजिशन स्कीम के लिए आपको काफी सारी वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस है। सबसे पहली बात, कंपोजिशन स्कीम आप तभी ले सकते हैं जब आप जो इसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे कम टर्नओवर है आपका। सर्विस प्रोवाइडर को कंपोजिशन स्कीम 50 लाख से कम टर्नओवर पर ही मिलती है, जबकि गुड्स के जो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर पर मिलती है। अगर 50 लाख या 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर कोई गुड्स का व्यापारी है और वो इंटरस्टेट सप्लाई करता है अपने गुड्स की, तब भी उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, रेगुलर स्कीम में ही उसको जाना पड़ेगा। तो कंपोजिशन स्कीम के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है, और कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यापारी को मिलती है क्योंकि इसमें लेसर कंप्लायंसेस होते हैं, यानी इनको नंबर ऑफ रिटर्न्स भी कम भरने पड़ते हैं, उनको टैक्स भी कंसेशनल रेट से देना पड़ता है, ये सारी चीजें। तो लेसर टैक्स कंप्लायंस होने की वजह से उनको बिजनेस पे फोकस करने को ज्यादा रहता है, और ज्यादा फॉर्मेलिटीज या किसी तरह के टैक्स कंप्लायंसेस में उलझने की जरूरत नहीं रहती है। जबकि रेगुलर स्कीम में आपको प्रॉपर कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। उसके अलावा आपको नंबर ऑफ रिटर्न्स भी ज्यादा भरने पड़ते हैं, आपको रेगुलर रेट से टैक्स देना पड़ता है जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस की रेट होती है। तो इस वजह से ये एक टैक्स इनवॉइस आप इश्यू करना पड़ता है आपको अपनी सप्लाई पर। तो रेगुलर टैक्स पेयर को प्रॉपर वे में अकाउंटिंग और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ता है। सो अपन बात करें यहाँ पर, तो रेगुलर स्कीम है इस व्यापारी की, जैसा कि इन्होंने बता रखा है। एक होता है एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी का मतलब होता है कि किसी और स्टेट का एसएससी अगर किसी और स्टेट में जाके बिजनेस करे तो वो यहाँ बता सकता है। इसे कहते हैं सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कि आप राजस्थान के रजिस्टर्ड पर्सन और आप कोई एक टेम्पररी एक्टिविटी के लिए मान लो गुजरात आए हैं, तो फिर आपको वहाँ गुजरात में सेपरेटली सीटीपी के रूप में रजिस्टर्ड होना पड़ता है।
उस केस में ये ऑप्शन आपको यस करना पड़ता है। तो फिलहाल में आपको ये ऑप्शन नो रखना है, क्योंकि आप प्रॉपर उदयपुर में ही, उदयपुर बेस्ड कंपनी है, तो आप यहीं पर काम करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल में आपको जुलाई 2017 ही रखना है, ये ध्यान देना है आप लोगों को, क्योंकि जीएसटी वैसे भी जुलाई 2017 में ही आया, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। भले ही ये कंपनी 1 जून से खुल गई है, लेकिन जीएसटी की जो एक्टिविटी है, जीएसटी जो एक्टिव हुआ, एप्लीकेबल हुआ है, वो 1 जुलाई 2017 से हुआ है। देखिए अगला जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटीआईएन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, या यूआईएन नंबर यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटीआईएन नंबर जो मिलता है वो टैक्स पेयर्स को मिलता है, और यूआईएन नंबर जो मिलता है वो फॉरेन एम्बेसीज, जो यूएन की जो एजेंसीज हैं या जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, ये लोगों को यूआईएन नंबर अलॉट होता है। तो अपन यहाँ जीएसटीआईएन नंबर देखिए प्रोजेक्ट में दे रखा है, थर्ड पॉइंट में 08, ये राजस्थान का स्टेट कोड है, सारे के सारे स्टेट को एक कोड अलॉटेड है। पहले 2 डिजिट आपके स्टेट कोड होते हैं, उसके बाद के जो आपके 10 डिजिट होते हैं, ये 10 डिजिट आपका व्यापारी का पैन नंबर होता है, ठीक है। तो पहले 2 डिजिट स्टेट कोड, अगले 10 डिजिट पैन नंबर, ठीक है। और पैन नंबर की भी अपनी एक प्रोसेस होती है, 541 का कॉम्बिनेशन होता है, 5 अल्फा 4 न्यूमेरिक 1 अल्फा, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ प्रीमाइसेस, आपको जो नंबर ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस है वो अगला डिजिट रिप्रेजेंट करता है, जैसे 1 है तो इसका ये सिर्फ एक ही प्लेस को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। 14वां जो डिजिट होता है जेड बाई डिफॉल्ट होता है, इंडिया का कोई भी जीएसटी नंबर उठा के देख लो जेड ही होगा 14 नंबर का। और उसके बाद जो लास्ट डिजिट होता है वो अल्फा भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, वो ऑटो सम डिजिट होता है, तो ये नंबर कोई भी आ सकता है आपका। तो ऐसे केस में 15 डिजिट का ये जीएसटीआईएन नंबर होता है, और इसका अपना एक सीक्वेंस होता है, फिक्स सीक्वेंस होता है, जो कि मैं अभी आज जीएसटी नंबर का जो सीक्वेंस है उसकी एक आपको फोटो भी ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा, आप उसको देखना, ठीक है। सो 15 डिजिट का ये जीएसटी का सीक्वेंस होता है, जीएसटी नंबर का, जीएसटीआईएन कहते हैं इसको। ये एक यूनिक नंबर होता है, इंडिया में ये नंबर आपके अलावा किसी के पास नहीं होगा। अगर आपकी फर्म जब जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी और आपको जीएसटी नंबर अलॉट होगा, तो ये नंबर आपके अलावा किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि ये अपने आप में यूनिक नंबर होता है, राइट। और इसकी जो शुरुआत होती है 08 या 07 या जो भी, तो इसकी शुरुआत जो होती है वो स्टेट कोड से होती है, कि आप कौन से स्टेट के रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, उसके आधार पर ये नंबर आपको अलॉट होता है। पीरियोडिसिटी ऑफ रिटर्न, तो जीएसटी में रिटर्न भरने की जो पीरियोडिसिटी होती है 2 तरीके से होती है, मंथली और क्वार्टरली। तो अगर आपका 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आप क्वार्टरली भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर आपका 1.5 से ज्यादा है तो आप मंथली ऑप्ट कर सकते हैं। तो अभी अपन टर्नओवर पर छोड़ते हैं, ये हम मंथली लेते हैं, क्योंकि हमें सारे रिपोर्ट्स भी देखने हैं। ई वे बिल एप्लीकेबल, अब देखिए आपको पता हो तो 1 फरवरी 2018 से भारत में ई वे बिल लागू हो गया। ई वे बिल यानी गुड्स के मूवमेंट पर ई वे बिल एप्लीकेबल हुआ, तो ये भी हम यस रखते हैं। इसकी जो एप्लीकेबल डेट है वो 1 फरवरी 2018 है, ये याद रखना है। जीएसटी इंडिया में आया जुलाई 2017, जबकि ई वे बिल लागू हुआ पूरे भारत में गुड्स के मूवमेंट पर 1 फरवरी 2018, ठीक है। ई वे बिल की जो लिमिट है वो है इनवॉइस वैल्यू, अगर आपकी 50,000 से ज्यादा है, यानी जो गुड्स आपका मूवमेंट हो रहा है उसमें जो इनवॉइस है उसकी वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है, तो फिर आपको ई वे बिल बनाना पड़ता है, ठीक है, मूवमेंट पर, चाहे आपका गुड्स 1 किलोमीटर दूर ही क्यों ना जा रहा हो। तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको इनवॉइस वैल्यू 50,000, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ध्यान देना। इंटर स्टेट के लिए भी सेम लिमिट है, इंट्रा स्टेट के लिए भी राजस्थान में सेम लिमिट है। कुछ स्टेट है, बिहार है, दिल्ली है, जिन्हें इंट्रा स्टेट में 1 लाख की लिमिट है, ध्यान देना, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसीप्ट, ये ऑप्शन भी हम यस कर देते हैं। अगर हमें कोई एडवांस रिसीव होगा तो हम उस पर टैक्स देना पड़ेगा हमें। टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, इसे भी हम यस कर देते हैं, रिवर्स चार्ज में टैक्स देने की लाइबिलिटी, ओके। ये सारे के सारे कंसेप्ट जब आएंगे, ये सारे प्रोजेक्ट में आने वाले हैं, तो मैं इन्हें बताऊंगा। जीएसटी रेट डिटेल को हमें नो ही रखना है, क्योंकि सारे के साथ जब रेट डिटेल तब यस रखते हैं जब कोई एक ही रेट हो। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, अलग अलग रेट होगी, तो मैं इसे नो रखता हूँ। जीएसटी क्लासिफिकेशन भी नो रखना है, और एलयूटी या बॉन्ड भी नो रखना है। क्लासिफिकेशन में ये होता है कि जब आपके पास हजारों प्रोडक्ट्स हो और उसमें से सैकड़ों प्रोडक्ट एक ही रेट वाले हो, तो फिर आपको ये ऑप्शन में क्लासिफिकेशन बनाना पड़ता है, ताकि आपको बार बार आइटम में रेट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एलयूटी और बॉन्ड को नो रखना है, क्योंकि ये एक्सपोर्टर के काम की चीज है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड अगर आपने सरकार से ले रखा है तो आप उसकी डिटेल आपको यहाँ डालनी पड़ती है। तो ये लास्ट के 3 ऑप्शन में नो रख रहा हूँ, बाकी सारे मैंने यस किया और मैं इसको सेव कर दूँ। इतना काम आपको आज की क्लास के लिए करना, और ये सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सेव कर दीजिए, कंट्रोल ए। इस तरह से आपने जीएसटी एक्टिव करा दिया है अपने इस कंपनी में।
और इस तरह से आपको जीएसटी नंबर डालना और जीएसटी एक्टिव कराना। पॉइंट नंबर 4 से हम कल शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, स्टॉप कर रहा हूँ मैं यहाँ पर शेयरिंग। आपको कुछ पूछना है, अनम्यूट कर रहा हूँ।